आई फील लकी टू बी बॉर्न इन इंडिया, जहाँ पे बीचेज है, जहाँ पे स्नो है, जहाँ पे डेजर्ट है, जहाँ पे हिल स्टेशंस हैं, जहाँ पे रिलीजियस प्लेसेस है, अ लॉट ऑफ एडवेंचर एक्टिविटीज यू डू, ट्रैकिंग है, कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं. India has everything that is required for tourism. बस दिक्कत यहाँ है कि it is all in different states. Pahalgam terror attack happened on tourists. बहुत ही कस भीतर गए इनसे. अरे नहीं बच्चे हम सभी जानते हैं कि कश्मीर में ज़्यादातर पॉपुलेशन मुस्लिमों का है और वहाँ पे जो टेरर अटैक हुआ उसमें लोगों से उसके रिलीजन के बारे में पूछकर हिंदू पता करके उन सबको किल किया. एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार के. जो टेररिस्ट ने हिंदुओं को मारा वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इनडायरेक्टली वहाँ के मुस्लिमों को मारा. बिल्कुल. शायद 26 हिंदू मरे लेकिन उसके पीछे लाखों मुस्लिम मर रहे इनडायरेक्टली, क्योंकि उनके पास इमीडिएटली नेक्स्ट डे से इनकम का स्रोत खत्म हो गया. They wanted to create a rift between Hindus and Muslims. लेकिन दिक्कत यह है कि ये करने में उन्होंने अपने मुस्लिम भाइयों को ही सारा काम खराब कर दिया. टूरिज्म सारा सर्वनाश करने की कोशिश की है. पूरे कश्मीर की पेट काटा है उसने. उन लोगों ने कश्मीर की पेट काटा है. क्यों? सब लोग बेरोजगार थे, अब लोग कमाने के लिए निकले थे. अब जब टूरिस्ट आता है वो भाग जाता है डर से. वो पूरे कश्मीर को जुल्म हुआ है. क्या भारत में वो पोटेंशियल है कि ग्लोबल टूरिज्म लीडर बन सकता है? गवर्नमेंट अगर अपना काम करे प्रमोशन में और हम जैसे कंपनीज अपना काम करें एंड लोकल एज द पीपल ऑफ द कंट्री दे डू देयर रोल, वी कैन बी अ लीडिंग tourism economy in the world. The world needs to see the entire India in its diverse form. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द राहुल रंजन शो के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में. आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंडस्ट्री की जो भारत की इकोनॉमी में ह्यूज पोटेंशियल रखती है लेकिन फिर भी अक्सर इग्नोर हो जाती है. वो है टूरिज्म इंडस्ट्री. क्या भारत एक ग्लोबल टूरिज्म लीडर बन सकता है? क्यों फॉरेन डेस्टिनेशंस इंडियंस को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं और हमारे पास जो हिडन जेम्स हैं वो अभी तक क्यों अनएक्सप्लोर्ड है? इन सब टॉपिक्स पर डीप डाइव करने के लिए हमारे साथ हैं एक एक्सपीरियंस्ड और पैशनेट ट्रैवलर मिस्टर रुपेश कुमार, फाउंडर ऑफ हॉलिडेज चार्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने अपनी लाइफ का काफी हिस्सा देश और विदेश के हर एक कोने को एक्सप्लोर करने में बिताया है. तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक ऑनेस्ट, थॉट प्रोवोकिंग एंड इंफॉर्मेटिव कॉन्वर्सेशन भारत के टूरिज्म फ्यूचर के बारे में. रुपेश जी, बहुत बहुत स्वागत है द राहुल रंजन शो में. थैंक यू. आपको मैं देखता आया हूँ काफ़ी वर्षों से, पिछले 15 सालों से हमारा संबंध है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं टूरिज्म इंडस्ट्री में. थैंक यू. रुपेश जी, क्या आप ये मानते हैं कि हमारे देश का जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेटेड इंडस्ट्री है जिसका हम फुल पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं? वो कौन से अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो काम हम कर सकते हैं जिससे कि हम टूरिज्म इंडस्ट्री को इंडिया में बूस्ट कर पाए? देखिए, सबसे पहले ये होती है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ को, टूरिज्म को उस लेवल पर प्रमोट करना होगा, बूस्ट करनी होती है. मैंने भारत सरकार टूर ऑपरेटर्स, टूर कंपनी के साथ खड़ी हुई है. तो होता ये है कि अब टूर कंपनीज जो है वो खुद इंडिया को प्रमोट करने में लगे हुए हैं. लेकिन वो एफर्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी दिखनी चाहिए. ओके, किस प्रकार का एफर्ट? जैसे जो लोग बाहर से आते हैं इंडिया घूमने के लिए, हाँ, उन पर आप वीजास जो फॉर्मेलिटीज होती है, क्या वो कॉम्प्लिकेटेड है इंडिया का वीजा पाना? बिल्कुल. बहुत सारे ऐसे देश है जो वीजा ऑन अराइवल है. कभी कभी वीजा फ्री भी की जाती है, एग्जेम्प्ट भी किए जाते हैं ताकि टूरिज्म बढ़े, पैसा है. हम लोग का नेबरिंग कंट्री जैसे कि थाईलैंड हम लोग का नेबरिंग कंट्री है. हम लोग कंपेयर्ड कुछ नहीं है, वो कंट्री से स्मॉल कंट्री, लेकिन उसमें टूरिज्म, अगर एशिया में अगर टूरिज्म की बात होती है, हाँ, हमारे सामने थाईलैंड बहुत छोटा सा कंट्री है. लेकिन होता ये है कि लोग इंडिया स्किप कर सकते हैं लेकिन थाईलैंड स्किप नहीं कर सकते एशिया में. वाई? क्या वजह है? बिकॉज दे थाईलैंड क्यों नहीं स्किप करना चाहते लोग? इसलिए कहते हैं कि थाईलैंड का एक कल्चर इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिया और उसमें टूर वीजा फ्रेंडली, टूरिज्म फ्रेंडली इन्वायरमेंट है पूरे देश में.
They invite all sort of people, visa exemptions, visa free, 60 days of arrival. जिस तरह से जितना फ्रेंडली आप एटमोस्फियर को बनाते हैं टूरिस्ट आने के लिए, उसी तरह आपका टूरिज्म बूम होता है। आप जितना कॉम्प्लिकेटेड ये प्रोसेस बनाएंगे वीजा को लेके अंदर आने के लिए, उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है टूरिज्म को प्रमोट करना। आपने तो कई डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर किए होंगे, तो आपके हिसाब से कौन से ऐसे हिडन डेस्टिनेशंस है, स्पॉट्स हैं जो और ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन डिजर्व करते हैं? जैसे गोवा है, जयपुर है, केरला है, कश्मीर है, ये सब बड़े पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं। कोई ऐसे अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस आप बताना, मेंशन करना चाहेंगे जिसका पोटेंशियल अभी आना चाहिए और पॉपुलर होना चाहिए, लोगों को पसंद आएगा घूमना? देखिए, ऐसे अनटैप्ड डेस्टिनेशंस बहुत हैं इंडिया के अंदर, बहुत ही हैं जी। बहुत सारे ऐसे, देखिए जो टूरिस्ट होते हैं ना, तो पहले तो जो न्यू कमर्स होते हैं वो पॉपुलर डेस्टिनेशन जाना चाहते हैं। जैसे राजस्थान में जयपुर हो गया, बहुत फेमस है, जोधपुर हो गया, उदयपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, फेमस है। तो अगर पहली बार कोई राजस्थान आना चाहेगा तो बस इस डेस्टिनेशन को ही टारगेट करेगा। फोर्ट्स, हाँ, पॉपुलर, ताजमहल देखेगा, तो ये सब पॉपुलर हो गए। देयर आर प्लेसेस इन हिमाचल, लाइक जैसे कि आप तीर्थन वैली चले जाइए। नाउ पीपल डोंट नो व्हाट इज तीर्थन वैली, कहाँ है। सम लोग जो सर्फ करते हैं, वेब गूगल पे जाते हैं, अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन, उनको दिख जाता है। लेकिन यू ट्राई गोइंग टू तीर्थन वैली, इट्स अ वेरी रिमोट प्लेस विथ अ वेरी क्वाइट एंड ब्यूटिफुल सीरीन डेस्टिनेशन. And people love the environment out there. Oh, it's uncrowded. It's not crowded at all. People go there only if that place is promoted. बहुत जगह ऑनलाइन कहीं दिख जाती है वो चीज कि हाँ भाई, you should go to Tirthan Valley. तो लोग सर्फ करते हैं, oh wow, it's if you are looking for solitude, go to these then you have to surf for it because they are not well marketed. और ओवरक्राउडेड भी नहीं है। ओवरक्राउड बिल्कुल नहीं है। अगर आप तीर्थन वैली में कहीं नाम बताइएगा, किसी को पता तक नहीं चलता है कि ये इंडिया में है। दे डोंट नो तीर्थन वैली ये कहाँ पड़ेगा। हम तो सिर्फ कुल्लू मनाली जानते हैं बॉस, हम तो सिर्फ शिमला जानते हैं। तीर्थन वैली ये कहाँ पड़ गया? तो अब उनको आप लोकेशन देते हैं। वंस दे गेट टू नो अबाउट, दे लव द प्लेस। अरे वाओ यार। तो क्या ये तीर्थन वैली जिसका आप मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पे वो जो फैसिलिटीज है, होटल्स है, रिजॉर्ट्स है या बेसिक एमिनिटीज है, वो सब कुछ फैसिलिटी है, कुछ मिलता है। चैलेंजेस क्या है वहाँ पे? कोई नहीं, इट्स वन वे ट्रैक, लेस व्हीकल्स, लोकल लाइफ आउट देयर। जो वहाँ रहते हैं लेस क्राउडेड, तो वहाँ लोकल लाइफ, लोकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा वहाँ देखने को मिलती है। वहाँ का लोग का रहन सहन कैसे क्या रहते हैं, आपके घर बहुत दूर है, इट्स नॉट क्राउडेड एट ऑल। आप पीसफुल वॉक के लिए जा सकते हैं, कोई डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। जो नेचुरल रोड्स होते हैं वन वे, जस्ट दैट। अब गांव की जो व्हीकल्स आप वो देख सकते हैं, लोकल कल्चर देखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, आप लोकल कल्चर आप वहां देख सकते हैं। दैट इज द मेन थिंग व्हेन यू गो फॉर अनएक्सप्लोर्ड टूरिज्म। जब एग्जांपल के तौर पे हम तीर्थन वैली की बात कर रहे हैं, तो यहाँ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव है? नहीं, यहाँ as far as I know, जहां तक मेरे को पता है, when people ask, they have to reach the right company, you know. अगर आपको कहीं जाना है, you set your demands, set your choices to the company. कि यार today this is my visit to India और मैं crowded जगह जाना नहीं चाहता हूँ. I want to go to a very peaceful place, unexplored place. Then the company will project that place to you, you know. If you want to enjoy the city life, is a different thing altogether. ये बिल्कुल अलग बात है अगर आप city life enjoy करना चाहते हैं तो। लेकिन the people who want to see the unexplored places, like you can go to Andaman also. Not much people go to Andaman. Not much people go to see what is the life out there in Andaman. कौन से islands हैं, Havelock Islands हैं, Nicobar Islands हैं. Not people know about it. वो लोग सिर्फ एक island के नाम से जानते हैं, Andaman. कितने लोग इंडिया में अंडमान जाके हैवलॉक में कैसे जाते हैं, क्रूज से जाते हैं, निकोबार आप कैसे जाते हैं, व्हाट इज द लाइफ आउट देयर? जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये मालदीव्स का अल्टरनेटिव बन सकता है इंडिया में? क्या विदेश के लोग, फॉरेन टूरिस्ट मालदीव्स के जगह अंडमान को चूज कर सकते हैं? अगर चूज कर सकते हैं तो यहाँ पे कौन सी वो प्रॉब्लम है, क्या फैसिलिटीज की कमी है जो हमें करना चाहिए उसके ऊपर? लेट मी एक्सप्लेन। आप मालदीव्स अंडमान से कंपेयर कर रहे हैं। पहले वी शुड नो कि मालदीव्स क्या ऑफर करता है जो अंडमान नहीं करती है। व्हाई पीपल प्रेफर करते हैं मालदीव्स को? मालदीव्स के अंदर जो विलाज है ना, समुद्र के अंदर होते हैं। सो अगर किसी को वो लाइफ रहनी है जहाँ विलाज है इनसाइड द ओशन, आप अपने जो फ्लोर है, जो हाउस फ्लोर से आप नीचे ओशन देख सकते हैं, दैट इज ओनली पॉसिबल इन मालदीव्स।
क्या इंडिया में वो अंडमान- बिजनेस नहीं, अंडमान- ऐसे रिच लोग नहीं है जो ऐसा टूरिज्म के लिए कर सकते हैं, इंडिया में या वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती? नहीं, इंडिया में दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, दैट काइंड ऑफ होटेलियर्स आर नॉट अवेलेबल, जो समुद्र के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स बनाए, परमिशंस, आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है। इंडिया में आपको बीच रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे, बीच रिजॉर्ट्स फर्स्ट क्लास, लेकिन अगर इंडिया आप ने तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सी लिंक एक्सप्रेस बना दिया मुंबई में, Very good. समुद्र के ऊपर, तो लेकिन- फिर ये होटल्स क्यों नहीं बना सकते हैं अब ओशियन में? अब ये चीज ये देखना चाहिए कि आपने पूछा कि क्यों हम लोग मालदीव्स को कंपेयर कर सकते हैं। अगर मेरे से पूछिए कि इफ आई रियली वांट टू एंजॉय द ओशन लाइफ, कि यार मेरा एक घर हो समुद्र के अंदर और मैं सोते समय भी अपने ग्राउंड के नीचे ओशन देखूं, फिशेस अपने देखूं, बेडरूम से जब मैं देखूं तो sea ओशन ही दिखे। ओशन सी और दिखे, बेडरूम का जो फ्लोर है वो भी उसके अंदर भी सी है। हाँ, सी लाइफ देख सकूं मैं। सी लाइफ एक्सप्लोर होता है। हाँ। तो कुछ तो ऐसा कारण है वे इंडिया हैज फेल्ड टू ऑफर। इंडियन गवर्नमेंट टूरिज्म से पैसा क्यों नहीं बनाना चाहती? ऐसे कई देश है, दुबई है, थाईलैंड है, जिन्होंने अपनी इकोनॉमी को सिर्फ टूरिज्म के दम पे बहुत बड़े लेवल पे बूस्ट किया है, इतना खूबसूरत बनाया है, इतनी फैसिलिटीज बनाई है। क्या इंडिया के टूरिज्म में यहाँ की क्लीनलीनेस, यहाँ के बेसिक एमिनिटीज और जो फैसिलिटीज है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका चैलेंज है? वंस अगेन द गवर्नमेंट हैज टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल। आप किसी भी देश का टूरिज्म देख लीजिए, वहां का सरकार एक्टिवली इन्वॉल्व होता है उस देश को टूरिज्म में प्रमोट करने के लिए। वहां की गवर्नमेंट एनी टाइम रेडी रहती है कि नहीं, हमको टूरिज्म इज अ मेन फैक्टर। इंडिया का टूरिज्म मेन फैक्टर नहीं है। इंडिया हैज इट्स ओन सोर्स ऑफ मेकिंग मनी, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, बहुत सारे अदर बिजनेसेस है। Correct. और बाकी जो आपके जो सिटीज आप बात करें, थाईलैंड इज बेसिकली अ टूरिज्म डेस्टिनेशन। ओके, अगर अब टूरिज्म रुक जाए वहां से तो दे विल कम टू अ स्टैंड स्टिल। लेकिन इंडिया का अगर टूरिज्म रुकता है, इंडिया विल नॉट कम टू अ स्टैंड स्टिल। तो गवर्नमेंट हैज टू मेक एन एफर्ट, द गवर्नमेंट हैज टू मेक एन एफर्ट टू गिव इंडिया अ रियल स्टैंड फॉर टूरिज्म। 5 पॉइंट बताइए जो दुबई या थाईलैंड कॉमनली ऑफर करता है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और इंडिया फेल होता है। एक वीजा है, हाउ इजी इज टू गेट द वीजा। Secondly, what is the visa fees you're taking for that? Thirdly, how expensive is the destination? Destination आपका कितना expensive है compared to any other destination that you go. Fourthly, you see the culture out there. अगर culture is not as easy, I want to walk just with a vest on or without a vest in India, it'll be a crime. People will not look at you in funny faces. लोग आपको बहुत तरह से रिएक्ट करेंगे, ये he is mad, why is he behaving like this? या वो पूरा अटेंशन आप ही के ऊपर देंगे, हाँ, आप ही को बिल्कुल। भूलते And रहेंगे, you तो will feel that odd. will make you Yes. uncomfortable. बिल्कुल, you feel odd about it. लेकिन when it comes to, when you go to Thailand, if you are roaming around just like this with anything, no one is even bothered to look at you. No one. Everybody is busy in their own world. People in India are यानी more- उनके पास काम है तभी तो बिजी है ना। बिल्कुल। इंडिया काम नहीं होगा- इंडिया में क्या होता है कि आप कुछ भी चीज कर लें, जी। that is out of the way, that attracts attention. Attention will attract a lot of crowd around you. करेक्ट। And then the hassle begins from there. Now, if you have to go to any neighboring countries of yours, you are free. The government will not going to. If you want to do anything, as long as you are very clear, not harming anybody, you're not disturbing anybody, you are free to do what you want. जब तक आप किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, सरकार के सब नियम कानून को पालन करते हैं, तब तक यू आर फ्री। इंडिया में लॉट ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज का आल्सो कम इनटू प्ले। अगर मैं कुछ भी करता हूं, कोई भी किसी वक्त उसको पॉलिटिकली एंगल से देख सकता है। ओके, And then there's a debate going on, then there's a challenge going on. They make an issue out of you. टूरिज्म में लोकल्स के लिए बहुत बड़ा इनकम का स्कोप लाता है, स्रोत लाता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। तो इंडिया में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है टूरिज्म। लोकल्स के लिए टूरिज्म अट्रैक्ट करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए? जैसे कि अगर आप टूरिज्म प्रमोट करते हैं, अगर मैं जब एग्जांपल देता हूँ कि अगर लोग बाहर से आए और फॉर एग्जांपल आप रणथंबोर जाते हैं, जस्ट अ वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, तो वहां से आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, आप वहां से गाइड लेते हैं, आप वहाँ से गाड़ी लेते हैं सफारी के लिए, वहाँ के लोकल लोग बेनिफिट करते हैं। जितने वहाँ पर रिजॉर्ट्स हैं, जितने वहाँ के स्टाफ हैं, दे आर ऑल गेटिंग एम्प्लॉयड। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ टूरिज्म। अगर आप कोई गारमेंट सेल करते, कुछ भी सेल करते हैं, लोग आ रहे हैं, दैट्स द रीजन व्हाई यू आर सो एक्टिवली इन्वॉल्व्ड। दैट्स राइट, लोकल्स आर इन्वॉल्व्ड। अगर आप किसी तरह से लोकल्स को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, यू हैव टू बूस्ट अप टूरिज्म। वहाँ एक से एक लोग जुड़ जाते हैं आपसे,
और हर एक छोटे चीज में, यहाँ तक कि एक कप चाय पीने में भी लोकल इन्वॉल्व होता है। इफ यू वांट टू गो एंड ड्रिंक अ कप ऑफ टी आल्सो, वन लोकल इज गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। किसी न किसी को चलो एक रोजगार है कि चलो यहाँ लोग आते हैं और मैं बैठ के चाय बेचता हूँ तो मेरे को कुछ ना कुछ रोजगार मिल रही है। Recently in April 2025, Pahalgam terror attack happened on tourists, है ना। ये कश्मीर के टूरिज्म रिवाइवल के ऊपर बहुत बड़ा सेटबैक था। बिल्कुल। और इससे वहाँ के लोकल्स के पास जो इनकम आ रही थी, हम सभी जानते हैं कि कश्मीर में ज़्यादातर पॉपुलेशन मुस्लिमों का है, और वहाँ पे जो टेरर अटैक हुआ उसमें लोगों से उसके रिलीजन के बारे में पूछकर हिंदू पता करके उन सबको किल किया। जबकि 90% जो टूरिस्ट वहाँ जा रहे होंगे पूरे इंडिया से, 80% से ज़्यादा वो हिंदू ही रहे होंगे, जो कि मुस्लिमों के लिए एक इनकम का स्रोत था। बिल्कुल। राइट। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो जो टेररिस्ट ने हिंदुओं को मारा, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इनडायरेक्टली वहाँ के मुस्लिमों को मारा। बिल्कुल। शायद 26 हिंदू मरे, लेकिन उसके पीछे लाखों मुस्लिम मर रहे इनडायरेक्टली, क्योंकि उनके पास बिल्कुल इमीडिएटली नेक्स्ट डे से इनकम का स्रोत खत्म हो गया। बिल्कुल। तो अभी वहाँ के टूरिज्म पे आपके हिसाब से क्या प्रॉब्लम आया है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और कैसे ये लगता है कि फ्यूचर में कैसे ठीक हो सकता है? पहले तो ये मोटिव था, पॉलिटिकल मोटिव था कि इंडिया में जो इतना अमन शांति हो रहा है कश्मीर में, इतनी जो टूरिज्म बढ़ रही है, इसको किसी तरह से डिस्ट्रॉय करनी थी। कि यार अब यहाँ हर साल करोड़ों लोग आना चालू कर रहे हैं, यहाँ की इनकम वृद्धि हो रही है, लोकल्स खुश हो रहे हैं इंडिया से, लोकल्स खुश हो रहे हैं, लोकल्स आर नॉट सपोर्टिंग अस इन एनी वे। अब वो बिजी हो गए। पहले हम पाकिस्तान को भूल रहे वो। हाँ, पहले वहाँ मेरे इशारे पर लोग स्टोन पेल्टिंग सारे काम करते थे। अब है कि लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। अब वो चीज, तो वो चीज को डाइवर्ट करना था। दे वांटेड टू क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। लेकिन दिक्कत ये है कि ये करने में उन्होंने अपने मुस्लिम भाइयों को ही सारा काम खराब कर दिया, टूरिज्म सारा सर्वनाश करने की कोशिश की उन्होंने। लेकिन आज के बाद फैक्ट ये होता है, ठीक है आपने जो किया टेम्पररी, आपने एक कश्मीर का चेहरे पर तो दाग लगाया है कि हाँ हिंदू मुस्लिम लेके, पर थिंग्स विल कम बैक। इट विल थोड़ा समय लगेगा, इट विल कम बैक, बिकॉज जब तक वहाँ के लोकल्स चाहते हैं कि टूरिज्म आए और हम लोग सपोर्ट करते हैं, तब तक कोई नहीं रोक पाएगा। अगर लोकल्स नहीं चाहते हैं कि टूरिज्म बढ़े, देन विल बी अ प्रॉब्लम। लेकिन जब तक आपने कर दिया आपको जो करना था, ठीक है, उसके लिए जो सरकार को एक्शन लेनी थी सरकार ने एक्शन ले लिया। ओके। लेकिन लोकल्स अगर सपोर्ट करते कि नहीं ठीक है, ये जो हुआ ये हम लोग पर भी था, ये अटैक से लोकल लोग को कितना नुकसान हुआ है, जिन्होंने गाड़ियां लेके रखी हुई थी कि बॉस अब हम लोग काम चल रहा है, टूरिस्ट आएंगे, उनके टूरिस्ट लिए आएंगे। मैंने गाड़ियां फाइनेंस की हैं, जिन्होंने होटलों लीज पे लिया हुआ है, सब रिनोवेट किया, जितने पैसे टूरिज्म एसेट में लेके लगाए हुए हैं, सारा चीज होल्ड पे चला गया। सो लोकल इज सर्विंग द रियल लॉस कि हम लोग ने पैसा फंसा के कितना लॉस किया है। जिन्होंने डाउन पेमेंट करके गाड़ी ली होगी, अब वो ईएमआई नहीं भर पाएंगे क्योंकि अब टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। तो उनकी गाड़ी बैंक उठा कर ले जाएगी, तो उनका पूरा इन्वेस्टमेंट पानी में चला गया। बिल्कुल। जिन्होंने लीज पे करोड़ों रुपए उधार लेकर लगाया, बैंक लोन लेकर लगाया, अब वो ईएमआई तो भरेंगे लेकिन इनकम नहीं है। इनकम नहीं है। तो ये चीज जो अटैक हुआ, इट्स अ सेटबैक फॉर द लोकल पीपल, फॉर द मुस्लिम पीपल, बिकॉज द मेजॉरिटी कम्युनिटी इज मुस्लिम आउट देयर। तो ये जो चाहते थे ये सेटबैक है, लेकिन इट विल कम बैक सून। गवर्नमेंट इसमें क्या स्टेप्स ले ताकि वहां पे टूरिज्म में फिर से फ्लरिश हो और नॉर्मेलिटी लाया जा सके? देखिए, पहला चीज तो गवर्नमेंट को ये दिखाना होगा कि कश्मीर इज सेफ फॉर ऑल, सिक्योर्ड, और हम लोग क्या मेजर्स उठाए हैं वो चीज हाईलाइट होनी चाहिए। देखिए, टूरिज्म तभी लोग कर पाएंगे ओपनली जब उनको भरोसा हो जाएगा कि बिल्कुल वी आर इन द सेफ हैंड्स। वी डोंट वांट अ सेकंड पहलगाम अटैक। अच्छा, मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस प्रकार का वाकया हो ही कैसे पाया? एक बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है ना? हजारों लाखों लोग हर साल घूमने जाते होंगे वहां पे। हाउ कम देयर वाज नो सिक्योरिटी एट ऑल, नॉट इवन अ सिंगल आर्मी पर्सनल वाज देयर? क्या हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन को भगवान भरोसे छोड़ना चाहिए? नहीं। सिक्योरिटी का इंतजाम वहां पे होना चाहिए था ना? सिक्योरिटी बिल्कुल होना चाहिए था। देखिए, लैप्स ये होता है कि ये रेगुलर अटैक्स नहीं होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस जगह को लोगों ने, जिन्होंने अटैक किया है, सर्वे किया होगा कि लोग आर फ्लरिशिंग, टूरिस्ट इज फ्लरिशिंग, एवरीथिंग इज फाइन। आर्मी कैंप कितनी दूरी पे है, कितना टाइम लगेगा आने में? आर्मी को भी लगा होगा थिंग्स आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल। ऐसा कोई हादसा भी कितने महीनों से कुछ नहीं हुआ है, कितने सालों से नहीं हुआ था। सालों से नहीं हुआ है, और बस उनका एक बैक स्टेप लेना और ये अटैक हो गया।
तो कहने का मतलब कि अब आर्मी भी कभी भी ईज ऑफ में नहीं बैठ सकती है, ये जानते हुए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक टेररिस्ट अटैक और उस पूरे लोकेशन डेस्टिनेशन का टूरिज्म फिनिश हो जाता है। बिल्कुल। तो इस प्रकार की सिक्योरिटी के लिए क्या इंडिया प्रिपेयर्ड है बाकी के भी टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए? गोवा हो, केरला हो, इस प्रकार का तो वाकया कहीं भी हो सकता है ना। कश्मीर स्टार्ट से ही एक सेंसिटिव जोन रहा है, जम्मू कश्मीर। टूरिज्म आपको कब से फ्लरिश होना चालू? पहले होता था, लेट इज नॉट ऑन दिस हाई एंड, इतना हाई नहीं होता था, लेकिन जब से आर्टिकल 370 हटा है तब से इट स्टार्टेड ग्रोइंग इन अ वेरी बिग वे। एंड बोन ऑफ कंटेंशन हरदम कश्मीर रहा है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, POK ऑल द टाइम। सो दैट इज व्हाई आपको मोस्ट ऑफ टाइम आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा सिक्योरिटी एंड दैट पार्ट। आप राजस्थान में आप देख लीजिए, दैट इज ऑल्सो इक्वली वेरी लव डेस्टिनेशन, लेकिन वहां दिस नेवर बीन, बॉर्डर लाइन पे है पाकिस्तान के साथ, लेकिन यहाँ पे कभी इस तरीके का कभी नहीं हुआ, इंसिडेंट नहीं हुआ है। दिस नेवर बीन द केस आउट हियर। लेकिन हाँ, कश्मीर शुरू से ही बोन ऑफ कंटेंशन रहा है। सो पीपल टेक एन एक्स्ट्रा माइल टू सेफगार्ड दिस प्लेस। और लोग को ये लगता है कश्मीर हमारा है, जैसे कि जो नारा लगता है, उसको ध्यान में रखते हुए इंडिया गवर्नमेंट को एक्ट करनी चाहिए। आप डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट और बूस्ट करने के लिए रूट लेवल पे क्या काम करना होगा? सोशल मीडिया कैंपेन तो बहुत होते रहते हैं, लेकिन रूट लेवल पे और लोकल्स की भी सोच बहुत डिफरेंट, जैसा अभी जिक्र किया कि लोगों का अटेंशन बन जाता है जब कुछ अलग सा पहनावा दिखता है, बोलचाल दिखता है, वे ऑफ लिविंग दिखता है टूरिस्ट का। क्योंकि टूरिस्ट तो ऑल ओवर वर्ल्ड से आएंगे, डिफरेंट कल्चर से आएंगे, डिफरेंट वेशभूषा के आएंगे, डिफरेंट बोलचाल के आएंगे, डिफरेंट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स के भी आएंगे। तो अभी जैसे मान लीजिए एक सोशल मीडिया पे मैंने वीडियो देखी थी जिसमें देहरादून के 2 साइड्स मैंने देखे। एक साइड बोल रहा था कि भाई यहाँ पे शराब की बोतलें फेंकनी हो और ये सब करना हो तो प्लीज़ हरिद्वार मत आना, ऋषिकेश मत आना, यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। कुछ लोगों ने इस तरीके का कहा। दूसरी तरफ एक समझदार आदमी लग रहा था जो टूरिज्म को बढ़ाना चाहता था, लोकल्स के इनकम को बढ़ाना चाहता था, तो वो बोल रहा था कि भाई मॉरल पॉलिसिंग मत करो, जो आ रहा है आपके लिए इनकम का स्रोत बन रहा है, आप अपने हिसाब से उसको टीच मत करो, गाइड मत करो। आपके हिसाब का कल्चर का वो खाएगा पिएगा रहेगा जरूरी नहीं है। आपके लिए टूरिज्म बढ़ रहा है तो उसको वो रोड पे नहीं कुछ कर रहा है, वो अपने कंफर्ट के साथ अपने रिजॉर्ट में होटल में बैठ के जिस प्रकार से वो ईटिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, व्हाटएवर, और टूरिज्म को बढ़ा रहा है, तो ये सही है। तो आपके ओपिनियन के हिसाब से क्या सही है? क्या लोकल कल्चर के हिसाब से ही टूरिस्ट को रहना चाहिए, उन कायदों को मानना चाहिए, या उनको फ्री हैंड देना चाहिए, फ्रीली छोड़ना चाहिए टू एंजॉय देमसेल्व्स? देखिए, पहला चीज बोलेंगे टूरिज्म विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी के साथ एक होती है। कहने का मतलब ये है कि आप हरिद्वार जा रहे हो तो यू नो दैट दिस इज अ हिंदू होली प्लेस, तो आप अपने हिसाब से यू आर नॉट फोर्स टू एनीथिंग। अगर आपको मन करता है हर के पौड़ी जाए और वहां दर्शन करे, डुबकी लगाए गंगा आपको मैया डुबकी में, लाई, यू आर फ्री। अगर आप नहीं जाना चाहता है, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है, बट यू शुड रिस्पेक्ट दैट कि हाँ, मैं किसी भी मंदिर स्थान में जाके ड्रिंक करके वहां ना जाऊं। दैट इज अ मॉरल थिंकिंग, मैं वहां नहीं जाना चाहिए। राइट। आप यू हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ वहां लोकल पीपल, ठीक है, वो करते हैं। लेकिन आफ्टर आई प्रे ऑफ, मैं पूजा करता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई डोंट क्रिएट एनी न्यूसेंस, मैं आपका आस्था का ध्यान रखता हूँ। एंड इफ आई वांट टू गो बैक टू द होटल एंड आई वांट टू टेक अ ड्रिंक, आई हैव अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, दैट यू नो वन कैन इम्पोज दैट कि नहीं आप बिल्कुल ड्रिंकिंग कर ही नहीं सकते, शहर के अंदर नहीं कर सकते, शहर के अंदर नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। पीपल विल स्टॉप कमिंग। आप हरिद्वार से 6 किलोमीटर दूर आगे एक प्लेस है रायवाला, आप जाते हैं, you have your drinks out there, people get drinks out there, you get your non-veg out there. वाटर स्पोर्ट्स के लिए शिवपुरी जाते हैं उधर। हाँ, they go upstairs, they go to शिवपुरी, they go to ऋषिकेश, they go to शिवपुरी, they do that. So you should at least see, if you go to, आप कहीं भी होली प्लेस जाते हैं तो उस जगह का कम से कम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो फेथ है, ट्रस्ट है, आपको तो दिखाना पड़ेगा। करेक्ट। यू कैन नॉट बी दैट कि नहीं मैं कुछ भी ड्रिंक करके कहीं कुछ भी करूँ। नोवल से आस्था जुड़ी हुई है, दैट्स अ बिग फैक्टर आउट देयर। आपको कुछ भी करना है, यू डू दैट इन अ पर्सनल स्पेस। लेकिन कोई ये कह दे कि नहीं आपका पर्सनल स्पेस भी नहीं रहने देंगे, दैट इज रॉन्ग। इफ यू वांट टू डू समथिंग इन योर होटल रूम, then that is none of my business. उनको फ्रीडम देना चाहिए अपनी लाइफ को उनके स्टाइल से as जीने long का, as they are not hurting the sentiments of the people. जब तक वो वहाँ के आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, इनफैक्ट जब भी वो आते हैं, they are boosting the tourism. आपका अगर आज जानते हैं, अगर टूरिज्म नहीं है, आप हर जगह जाते हैं, आपको होटल्स हैं, गाड़ियां हैं, गाइड्स हैं,
सारे लोग टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, शॉप्स हैं, सारे शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, लोकल्स लोग, आपको लोकल्स लोग कितने जाके Food होटल में corners रुकेंगे, वगैरह है। लोकल्स लोग के लिए खुद का घर है, राइट, वो जाके शॉपिंग उतने दिन करेंगे नहीं। बेसिकली जितना भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, सारे लोग तो टूरिज्म पे अफेक्ट करते हैं, राइट, और से लोकल लोग वहां जाएंगे होटल में रुकने के लिए। इवन एक छोटा सा फोटोग्राफर भी होता है, वो भी दिन के 1,000-2,000 रुपए कमा ले रहा है खाली फोटोग्राफी करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो टूरिज्म इज अ मेजर फैक्टर एंड गवर्नमेंट शुड इंश्योर टूरिज्म प्रमोशन। नो होता ये है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा आप लोकल्स की भी सोच बदलनी चाहिए, बिल्कुल। अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। आई थिंक लोकल्स क्या करते हैं, लोकल्स ये होते हैं कुछ पॉलिटिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, दे वांट टू हाईलाइट देमसेल्फ पॉलिटिकली कि मैं 10 टूरिस्ट को पीट के दिखाऊंगा कि जो गलत करते हुए दिख रहा है, मैं हिंदू हूं और ये नहीं चलने दूंगा। दैट इज ऑल पॉलिटिकल मोटिवेटेड। उससे यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। कल के डेट में अगर टूरिस्ट नहीं आएंगे, लोग आपको जिम्मेदार ठहरेंगे कि यहाँ टूरिस्ट आना बंद हो गया। इंडिया में सोलो ट्रैवलर्स, फीमेल ट्रैवलर्स और बैकपैकर्स के लिए कौन से रियल चैलेंजेस है, सेफ्टी चैलेंजेस है, बड़े हर्डल्स जैसे फील होते हैं जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए और इसको प्रमोट किया जा सकता है? देखिए, सोलो ट्रैवलर्स को पहले अवेयरनेस होना जरूरी है। लोकल्स को भी, इवन फॉर द ट्रैवलर्स, अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, and every state has to be involved in this. It cannot just be one state. Actively. न्यूज में अगर किसी ने पढ़ लिया है कि दिस इज नॉट सेफ, अगर कोई भी न्यूज बनता है, इट्स अ सेटबैक फॉर इंडिया टूरिज्म। एक न्यूज भी वर्ल्ड के सारे फीमेल सोलो ट्रैवलर्स को अफेक्ट कर देता है। इट अफेक्ट्स एक माइंडसेट, स्पेशली द स्टेट की किस स्टेट में हुआ है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट सेलिंग द स्टेट। मैंने 5 स्टेट्स का प्रोग्राम बनाया, मैंने 4 स्टेट्स सक्सेसफुली कवर कर लिया, और मैंने 5th स्टेट में गया, मेरे साथ कोई हादसा हो जाता है, इट गोज टू अ बिग लेवल, द मीडिया गेट्स टू नो, द वर्ल्ड गेट्स टू नो दैट यस देयर इज अ फॉरेनर फ्रॉम सो एंड सो कंट्री, इंडिया के दिस स्टेट में गई थी, उसका ये हुआ है। तो व्हाट हैपेंस इज द नेक्स्ट टाइम व्हेन दे प्लान अ टूर, दे विल मेक श्योर कि वो स्टेट नहीं आए उनके आइटनरी में। आप कितना भी कन्विंस कर लें कि नहीं इट्स अ गुड थिंग, बट इट विल नेवर गो वॉश ऑफ द माइंड्स वेरी इजीली कि हाँ नहीं ठीक है। राइट। तो अगर जब तक स्टेट नहीं चाहता है कि टूरिज्म बूस्ट हो, और उसके लिए आप सेफ्टी प्रोटोकॉल्स लें, आप इंश्योर करें कि हाँ एवरी एंड ईच ट्रैवलर इज सेफ इन माय स्टेट, तब तक इट्स नॉट पॉसिबल। बजट ट्रैवल वर्सेस लग्जरी ट्रैवल, इंडियन ट्रैवलर्स का माइंडसेट या बिहेवियर पिछले 10 सालों में कितना चेंज हुआ है? इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पॉकेट, टोटली डिपेंड्स ऑन द पॉकेट एंड सेविंग्स। इंडियन ट्रैवलर्स का माइंडसेट ये होता है कि चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए और पैसे बहुत कम लगने चाहिए। चीप एंड बेस्ट। चीप एंड बेस्ट। तो कहने का मतलब कि इफ यू से लग्जरी, चीप कॉस्ट में कभी बेस्ट आइटम मिलता है क्या? चीप कॉस्ट में बेस्ट आइटम नहीं मिलते, लेकिन कुछ कंपनीज प्रॉमिस करते हैं देंगे। हाँ। वो एक्चुअल में जब डिलीवर होता है तब समझ में आता है कि चीप कितना चीप रहा, और वेदर द मनी वाज वर्थ इट। अच्छा। कुछ कंपनीज होते हैं या कुछ प्रोमोटर्स जो कुछ भी चीज को लेके हाँ बोल सकते हैं, यस आप इतने में पैकेज कर दोगे, यस बिल्कुल हो जाएगा। उन्होंने ना बोलना नहीं सीखा, ना बोलना नहीं उनका सीखा। फेवरेट एक डायलॉग है हमारी डिक्शनरी में, ना नहीं है। आप जो जैसे बोलोगे मैं करूंगा। हाँ। और एक बार मेरे पास जब आती है ग्राउंड लेवल पे डिलीवर करने की बात डिलीवर कर, तब आप उसमें डिफरेंसेस देखते हैं यार कि क्या कमिट किया गया और क्या डिलीवर हो रहा है। मतलब वो 2 स्टार होटल को भी 5 स्टार की तरह प्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये बेस्ट है सर, आ जाओ आप मैं ये पैसा सो एंड सो में मेरे को 4 स्टार दो, जबकि वो पैसा 3 स्टार लेवल का है, लेकिन उसको वो 4 स्टार क्लेम करके बिल्कुल घुसा दे रहा है। सेल कर देंगे। तो कहने का मतलब ये चीज है ना कि लग्जरी क्लाइंट्स अलग होते हैं। हाँ। और बजट के क्लाइंट्स बिल्कुल अलग होते हैं। तो पिछले 10 साल में अमीर बढ़े हैं इंडिया में, ये क्या लग्जरी टूरिज्म बढ़ा है? हाँ, लग्जरी अब धीरे धीरे लोग थोड़ा ग्रोथ की तरफ देखते हैं। जो पहले 3 स्टार मांगते थे अब 4 स्टार मांगते हैं। जो 4 स्टार्स वाले हैं अब वो कहते नहीं, अब मेरे को हाई एंड लग्जरी 5 स्टार की होटल्स चाहिए, पैकेजेस चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रोथ दिखा है। पहले तो बजट पे रहते ही थे, हर चीज में बजट पहले होता था और डिमांड्स कम होती थी। आजकल ये है कि पैसे ठीक है, पहले मेरी जो डिमांड्स है वो पैकेज में होनी चाहिए। और पहले बजट के डर से वो डिमांड्स आती नहीं थी, पहले बजट ही पूछा जाता था कि क्या बजट है, क्या बजट हो सकती है। अगर आपको टूरिज्म मिनिस्टर बनाया जाता है तो सबसे पहला कौन सा काम करेंगे जिससे इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री को रियल बूस्ट मिले? देखिए, अगर टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ इंडिया मेरे को बनाया जाता है तो पहला मेरा यही काम होगा कि सारे स्टेट्स में जो अनटैप्ड टूरिज्म के जो पॉइंट्स हैं उनको निकाला जाए।
सुंदर सुंदर डेस्टिनेशन, सुंदर सुंदर डेस्टिनेशन होते हैं और उसमें पोटेंशियल देखा जाता है कि हर स्टेट में टूरिज्म का क्या पोटेंशियल है, हम लोग कहाँ कहाँ प्रमोट कर सकते हैं, उसमें कनेक्टिविटी कितना ईजी है, कनेक्टिविटी एक होती है, रूल्स कितना सेफ है उस जगह पर टूरिज्म को प्रमोट करना। कहने का मतलब ये है कि ऑन दी रिसीविंग एंड आपको सब कुछ परफेक्ट करके चलना पड़ता है कि मैं इस स्टेट में मैं एयर से भी जा सकता हूँ, मैं ट्रेन से भी जा सकता हूँ, मैं रोड से भी एक्टिवेबल है। मैं अगर आप कहोगे कि सिर्फ फ्लाइट से ही आप जा सकते हो और आपके पास ट्रेन की सुविधा नहीं है, रोड की सुविधा नहीं है, इट बिकम्स द प्रॉब्लम। करेक्ट, इट बिकम्स द प्रॉब्लम, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी रोड से आती है जी, उसके बाद रेलवे से आती है। बिल्कुल, रेलवे जितने छोटे छोटे पॉइंट्स को टच करके चली जाती है, तो आपको टूरिज्म अगर प्रमोट करना है तो फर्स्ट थिंग इज द रोड्स, द नेक्स्ट थिंग इज दैट यू मेक श्योर द हाउ फॉरेनर्स के लिए, पीपल हु वांट टू विजिट, उन लोग के लिए इंडिया विजिट कितना आसान बनाया जा सकता है। ओके, इन टर्म्स ऑफ वीजास, इन टर्म्स ऑफ वीजा फीस, मेन थिंग्स, एंड वी नीड टू शोकेस full India. Like we cannot focus on one state. We Correct. have to show every part of India. every state has Every diversity. state, yes, India is a different diverse, culture, different yes. food. If you go to a particular state, what is the language that is spoken? What is the culture out there? What is the landscape out there? We need to show everything. World needs to see the entire India in its diverse form. इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे हर प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। आई फील लकी टू बी बॉर्न इन इंडिया, जहाँ पे बीचेज है, जहाँ पे स्नो है, जहाँ पे डेजर्ट है, जहाँ पे हिल स्टेशंस हैं, जहाँ पे रिलीजियस प्लेसेस है, अ लॉट ऑफ एडवेंचर एक्टिविटीज यू डू, ट्रैकिंग है, कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर इंडिया दुबई जैसे कंट्री से अगर वहाँ के टूरिज्म को देखे और जैसे थाईलैंड के टूरिज्म को देखे, या स्विट्जरलैंड क्यों जाते हैं लोग? सिर्फ स्नो के लिए। बिल्कुल। वेनिस क्यों जाते हैं? सिर्फ वाटर के लिए। बिल्कुल। इंडिया में तो सारी चीजें हैं। केरला है जिसमें बैक वाटर है, बोट लाइफ है, बोट हाउसेज हैं, है ना। अभी डल में भी ये था। आई होप एंड प्रे कि जल्दी कश्मीर में भी फिर से नॉर्मैलिटी रिवाइवल हो और फिर और टूरिस्ट जाए। तो देश में आपको क्या लगता है कितना ज़्यादा इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है टूरिज्म से, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की पॉसिबिलिटी है? और बीइंग द टूरिज्म मिनिस्टर आप कैसे इसके ऊपर काम करेंगे? See, India has everything that is required for tourism. Starting from deserts, आपके पास deserts से लेकर snow capped mountain, beaches, forests, you have everything. बस दिक्कत यहाँ ये है कि it is all in different states. So me, if I being a central minister, I'm of a different party, I'm from a different government. I have to be aligned with the government of that state. करेक्ट। अगर मैं चाहूँगा कि मैं प्रमोट करूँ, मैं कुछ रिफॉर्म्स, कुछ पॉलिसीज कुछ लागू करूँ, द स्टेट ऑल्सो हैज टू सपोर्ट मी इन दिस केस। यहाँ पे पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा और लोकल्स के भलाई के बारे में सोचना पड़ेगा। Here everything is a matter of political thing. Everything is political. लोकल स्टेट गवर्नमेंट है वो ज्यादातर मैंने देखा वो डरती है कि कहीं सेंट्रल पार्टी सारे डेवलपमेंट का क्रेडिट ना ले ले, उसके चलते में पब्लिक को सफर करना पड़ता है। See, in India, everybody wants to be in power. All political parties want to be in power. तो क्रेडिट ना देने के चक्कर में तो मार रहे हैं ना लोकल्स So को। the regional parties, they want their power. The central parties, they want their power. Everybody wants to be in power. If you think as a common union that we want to promote India can do really very well. If you come all stand united for tourism, it'll make a difference. It will make a difference. अच्छा, अगर सेंट्रल मिनिस्टर अगर पूरे देश में किसी भी स्टेट में घुस के हाईवे बना सकती है, कोई भी एयरपोर्ट बना सकती है, तो क्यों टूरिज्म के ऊपर नहीं काम कर सकती? क्यों लोकल स्टेट पे डिपेंडेंसी है? ये होता है कि अगर मैं हाईवे बनाता हूँ तो स्टेट को बहुत फायदा होता है, रोड्स कनेक्टिविटी होती है, उस लोकल गवर्नमेंट का बहुत प्रेज होता है कि आपके दौर में ये रोड बन रही है, आपके टाइम में एयरपोर्ट्स बन रही है। तो वो एक उपलब्धियां हैं जो लोकल जो रीजनल गवर्नमेंट लेती है। तो लोकल्स के लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी लेकर आएगा ना। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये स्टेट गवर्नमेंट पर डिफाइन करता है कि स्टेट गवर्नमेंट कितना अहमियत किस डिपार्टमेंट को देता है। अगर वो टूरिज्म को देता है, अगर रोड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को भी मूव करना पड़ता है, वो ऑफिशियल्स नीड टू मूव, एयरपोर्ट्स बहुत जरूरी है, यू नीड टू ट्रैवल। लेकिन एम आई गिविंग द सेम अहमियत
टू टूरिज्म, Tourism. क्या मैं उन लोगों को सेम अहमियत से काम दे रहा हूँ? नहीं। आपने जीरो से स्टार्ट किया था और आज एक सक्सेसफुल ट्रैवल कंपनी के मालिक हैं। इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैवल्स के बेताज बादशाह हैं आप देश में। विदेशों के इतने टूरिस्ट को, हजारों की संख्या में लोगों को आपने सर्विसेज दी है। तो आज जो यंगस्टर्स हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री में बिजनेस, उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? सी द फर्स्ट थिंग इज, अगर आप टूरिज्म में आना चाहते हैं, यू शुड हैव द पैशन फॉर ट्रैवलिंग। मैं जब टूरिज्म में आया था, आई माई सेल्फ वांटेड, आई वाज अ पैशनेट ट्रैवलर। तब मेरे को ये लगा था कि जो मैं देखता हूँ पूरे इंडिया में, हर स्टेट में, अलग प्रांत में, ये दुनिया को भी देखनी चाहिए थी। राइट। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ मैं एक कंपनी फॉर्म किया था कि जो मेरा इंडिया इतना खूबसूरत देश है, जो मैं देखता हूँ, जो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, क्यों ना वर्ल्ड भी इस ब्यूटी को देखे। इफ यू कम इन एज अ ड्यूटी, इट बी अ वेरी डिफरेंट एंगल ऑफ टूरिज्म। करेक्ट। लेकिन अगर आप लव और पैशन फॉर टूरिज्म के साथ आएंगे, इट बी अ वेरी डिफरेंट इंडिया फॉर यू। एब्सोल्युटली। आने वाले 10 सालों में भारत का क्या फ्यूचर देखते हैं? क्या भारत में वो पोटेंशियल है कि ग्लोबल टूरिज्म लीडर बन सकता है? आने वाले 10 साल में इंडिया में वो पोटेंशियल है कि वो गोल्डन एरा के साथ ग्लोबल लीडर बन सकता है टूरिज्म में। इंडिया हैज एवरीथिंग टू ऑफर। इंडिया के पास स्नो कैप माउंटेन्स है, इंडिया हैज डेजर्ट्स, इंडिया हैज बीचेस, India has forests. You can name Hill anything. stations हैं। You have hill stations. You can name wildlife. India has everything to offer. That's right. हम लोग का जो neighboring जो countries हैं, they do not have everything. उनके पास सब कुछ नहीं है। If India can really government do the good job, government अगर अपना काम करे प्रमोशन में, और हम जैसे कंपनीज अपना काम करें, and local as the people of the country they do their role, we can be a leading tourism economy in the world. रुपेश जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये सेशन करके। बहुत सारे इंसाइटफुल डिस्कशन हुए, बहुत सारी बातें आपने टूरिज्म इंडस्ट्री के चैलेंजेस के बारे में, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट के बारे में, ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में आपने बताया, जो कि बहुत अच्छा लगा। आई होप कि इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ही तेज़ी से ग्रो करे और पूरे वर्ल्ड से लोग जो दुबई को, थाईलैंड को और दूसरे कंट्रीज़ को प्रेफर करते हैं टूरिज्म के लिए, वो इंडिया के डाइवर्सिटी को देखे, यहाँ घूमने आए, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, यहाँ की इकोनॉमी बूस्ट हो और इंडिया सच में अगले आने वाले 10 सालों में ग्लोबल टूरिज्म सेंटर बने, लीडर बने। और मैं आपको देखना चाहूँगा कि वहाँ पे आप इंडिया के टूरिज्म के सेक्टर के बड़े लीडर के तौर पे, लीडिंग कंपनी के तौर पे हॉलिडे चार्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को इस्टेब्लिश करें। थैंक यू सो मच। मेरी सारी बेस्ट विशेज आपके साथ है। इट्स अ फैंटास्टिक शो राहुल जी, थैंक यू सो मच। मेरे को बहुत अच्छा लगा इस प्लेटफॉर्म पर आके, और सारी जो टूरिज्म की जो मैं आपसे बातें शेयर कर सकता था मैंने किया। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर शो, और मैं चाहूँगा कि आप और लोगों को लाएं अलग अलग प्लेटफॉर्म से। एंड विश ऑल द बेस्ट फॉर दिस शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राहुल जी, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये था हमारा इंसाइटफुल सेशन ऑन इंडियन टूरिज्म। हमने बात की चैलेंजेस की, ग्रोथ की, पॉसिबिलिटीज की, और उन जगहों की जो वर्ल्ड क्लास है लेकिन फिर भी लोगों की नज़रों से दूर है। अगर आपको लगता है कि टूरिज्म सिर्फ घूमने का जरिया नहीं बल्कि भारत के यूथ के लिए एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का भी चांस बन सकता है, तो इस एपिसोड को जरूर शेयर करें। ऐसे ही नई आइडियाज, नए गेस्ट और नए कन्वर्सेशंस के लिए जुड़े रहिए द राहुल रंजन शो के साथ। मैं हूं राहुल रंजन सिंह। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।